गिट्टी टाड़ो, गिट्टी टाड़ो, उधर हथौड़ा से मारो, वहाँ पे देखो ओकर नट ढीला हो गया पटरी का, ये मतलब कस देना, उधर पटरी पर ढीला हो गया वो नट कस देना, हरी झंडी दिखा देना, ट्रेन आएगा तो हरी झंडी दिखा देना। कहाँ यूज हो रहा है मैथ का, साइंस का? हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से। सही बात कह रहे हैं कि बीटेक पास जब गिट्टी ढोने आएगा तो 10th पास वाले को निकाल के बीटेक पास वाले से गिट्टी ढोवाया जाएगा। जी अच्छा, शुरू से बताइए कब निकला पेपर के लिए कब डेट बताया गया, पेपर कब हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में बताइए। और फिर आप लोग नाराज क्यों हैं जब सरकार कह रही है कि नौकरी दे देंगे आप लोगों को? नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पटना में बैठे हुए हैं, ये एक स्टूडेंट का कमरा है, जिस कमरे को लेकर ना जाने कितने सपने हैं। और एक बात आपको बता दूं कि रेलवे की तैयारी कर रहे ये बच्चे हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, और जब कट ऑफ हाई जाने लगता है तो ये लोग हल्ला करने लगते हैं। तो अब इनसे समझने आए हैं कि ग्रुप डी का पैटर्न क्या होता है, इस बार ये क्यों नाराज़ हैं। पढ़ेंगे तब नौकरी मिलेगी लोग कहते हैं। और एक लाइन में आपको बता दूं, एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये बच्चे इस काबिल नहीं हैं कि इनको नौकरियां दिया जाए। तो आज इनकी काबिलियत पर भी बात की जाएगी, इनसे पूछा जाएगा कि किस नौकरी की तैयारी ये कर रहे हैं और कितने तैयार हैं, क्यों नाराज हैं। क्या भैया, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैम, हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का। हाँ। जी इसमें इस बार कितना नंबर आया था आपका? क्या चीज़ में? ग्रुप डी की तैयारी? जी अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम तो क्या बोलते हैं 2019 में फॉर्म भराया गया था इसका। इसका अभी क्या बोलते हैं अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं आया है कि कब लेगा। बता रहे थे कि 65 नंबर आया है आपका, लेकिन 95 कट हो गया। जी वो एनटीपीसी के बारे में बता रहे हैं, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। जी हाँ, एनटीपीसी के बारे में बता रहे थे। ग्रुप डी का जो अभी जो हम सिलेबस मतलब इसका जो है, देखिए मैम, साइंस है जो आपको इसमें पूछ रहा है, साइंस 25 पूछ रहा है, मैथ 25 पूछ रहा है। इसी तरह से 25 रीजनिंग है। जो इस हिसाब से जो सब पूछ रही है, ये सब पूछ करके पीटी मेंस करवा रही है कि, और उससे काम क्या करे। पीटी मेंस में देख रहे हैं पीटी करवाएगी, फिर अब कह रहा है कि सीबीटी 2 भी पास करना होगा। सीबीटी 2 परीक्षा पास करवाइए। सीबीटी 2 पास करवाने के बाद जो है फिर ओकर मेडिकल फिजिकल लेगा। 30 किलो वजन ले करके माथा पर 30 किलो वजन लेके दौड़ो, अब शारीरिक फिट है कि ना है वो चेक करेगा। ठीक है, चेक कर लो, शारीरिक फिट हो गया। अब मेडिकल में थोड़ा फिट फाट है कि ना, वो फिर चेक कर लिया। वो सब चेक करने के बाद यानी देख रहे पीटी मेंस फिजिकल मेडिकल, और उसके बाद फिर मेरिट देगा। इतने सब प्रोसेस करते करते सरकार को जो है एक लंबा वक्त भी लग जाएगा। और जॉब कौन सी रहेगा उसका? गिट्टी टाड़ो, गिट्टी टाड़ो, उधर हथौड़ा से मारो, वहाँ पे देखो ओकर नट ढीला हो गया पटरी का, ये मतलब कस देना, उधर पटरी पर ढीला हो गया वो नट कस देना, हरी झंडी दिखा देना, ट्रेन आएगा तो हरी झंडी दिखा देना। कहाँ यूज हो रहा है मैथ का, साइंस का? हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से। सही बात है, ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साइंस 30 नंबर का, जीके और ये जो पेपर है मैथ्स है, ये 20, 25, 30 नंबर का आप ले रहे हैं। ठीक है, लीजिए, 2 बार पेपर ले लीजिए, आप जो है मेडिकल ले लीजिए, फिजिकल ले लीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसका यूज क्या करना है। जब गिट्टियाँ ढोना है, झंडियाँ दिखाना है, तो इतना वही तो कह रहे हैं। आप पीटी ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, फिजिकल ले रहे हैं, मेडिकल ले रहे हैं, आप काम क्या करवा रहे हैं? गिट्टी टरवा रहे हैं। कभी वहाँ पटरी पर नट ढीला हो गया, वो जाके कस दो हथौड़ा लेकर के। तनी गाड़ी आएगा तो हरी झंडी दिखा देना, फ़ोन करेंगे, फ़ोन आएगा तो फ़ोन उठा करके बोलना है कि हाँ सर अभी मतलब ये है वो है। कहाँ मैथ का यूज है, कहाँ रीजनिंग का यूज है, कहाँ क्या बोलते हैं इसका 30 किलो माथा पर जो ढुआ करके कहाँ पर आप ले जा रहे हैं? हम मानते हैं 30 किलो वजन ला करके आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हथौड़ा ढोए लायक है कि नहीं, एक हथौड़ा है ढोए लायक है कि नहीं, ये सब करवा रहे हैं। लेकिन मैथ साइंस ये सब जो पीटी मेंस करवा रहे हैं, कहाँ यूज है? पेपर किस बात का? कहाँ यूज है इसका? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, आप क्या करवा रहे हैं? जब चुनाव आता है, एक चुनाव में फॉर्म निकालते हैं, तो सरकार चुनाव आने वाला रहता है तब आप पीटी करवाइएगा, तो सरकार चुनाव आने वाला रहेगा तब मेंस करवाइएगा। उसके बाद एनटीपीसी आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा क्या है?
आप युवाओं को क्या समझ रखे हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मतलब वो मैट्रिक पास ही है। ग्रुप डी का जो है लेवल होता है मैट्रिक पास, वो समझता है कि मैट्रिक पास ही लड़का भरता होगा। डी में कौन कौन भरता है? ग्रेजुएट भी भरते हैं? मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें क्या हम खुद बीकॉम ग्रेजुएट हैं रेगुलर क्लास से, फिर भी ग्रुप डी भरेंगे क्योंकि मेरे लेवल का काम मिल नहीं रहा। हम अकाउंटेंट का काम करना, आपको भी वो गिट्टी धोने का शौक है? शौक नहीं है, बस काम करने मजबूरी है कि कोई जॉब सरकार का एक ठप्पा होता है ना, एक जॉब लग जाए, कोई 2000 का है ना वो दे कि 3000 दे, एक ठप्पा लग जाए। नहीं तो अकाउंटेंट का भी प्राइवेट जॉब करने जाएंगे, हमको 5000 रुपया देगा, 8 घंटा काम। ग्रेजुएशन क्या करने के लिए कर लिए जब ये 10th पास पे ही नौकरी मिल रही थी? तो ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ना तो था, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल लाइक उस टाइप का जॉब तो दे सरकार। अकाउंटेंट का हमको जॉब करना है, लेकिन कहाँ जॉब करें? तो एनटीपीसी के लिए भैया, एनटीपीसी यानी कि गारा माटी करने के लिए, आप सीमेंट ढोने के लिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए कटाक्ष कर रही हूँ। भैया ये मजदूरी का काम करने के लिए 10 साल से आप पटना में तैयारी कर रहे हैं कि मजदूरी बन जाए? जी नहीं, वो बात नहीं है। ये है कि सरकारी जॉब होने के बाद ये रहता है कि हमको परमानेंट काम मिलेगा, कि हमको कोई हटा नहीं। मजदूरी में ये होता है कि जब कहीं घर बनेगा तब तो जी, यदि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो अभी मान के चलिए हमको 20,000 के मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि कल हमको वो रखबे करे, कल के डेट में हमको हटा भी देगा। क्योंकि हमसे भी बेहतर आ जाएगा बीटेक वाला स्टूडेंट, उसको मिल रहा है, तो हमको ये बताइए ना कि भैया कह रहे हैं कि बीटेक पास जब गिट्टी ढोने आएगा तो 10th पास वाले को निकाल के बीटेक पास वाले से गिट्टी ढोवाया जाएगा। जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में जो है इसी तरह का देख रहे, कोई भी कंपनियां है वो चाहता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन वाला लड़का चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुशल होना चाहिए। वो जो है तैयार हो जा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं 15,000 में काम करने के लिए प्राइवेट में, हम कहेंगे हमको चाहिए 20,000, तो नहीं देंगे, तो वो हमको हटा देगा। लेकिन सरकारी में क्या है ना कि यदि हमको 15,000 पर रखा गया है तो हमको परमानेंट देगा, ये हमको हटाएगी नहीं, हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। इसी चीज़ को लेकर के जो है सरकारी नौकरी का हम तैयारी करते हैं। आप ग्रुप डी के लिए बता रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है? हाँ, यहाँ पे सारे लोग ग्रेजुएट हैं। मैंने भी साइंस से मैथमेटिक्स। ग्रुप डी का मिनिमम क्या होता है क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और कोई भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, 10th पास कोई भी। ग्रेजुएट होके? जी, हम लोग बीएससी साइंस मैथ से ऑनर्स किए हुए हैं, उसके बाद बीएससी साइंस से आप पास किए हुए हैं, उसके बाद आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं? ऑप्शन ही नहीं है, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी हम लोग को धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट इतना करना पड़ रहा है, डिजिटल ये करना पड़ रहा है, उसके बाद भी कोई हम लोगों की सरकार नहीं सुन रही है। तो ये ग्रुप डी वाला 2019 को निकला था, एनटीपीसी वाला निकला? दोनों निकला, दोनों फॉर्म आई है। एनटीपीसी में लोचा ये हुआ कि उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया। नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है वो हम लोगों को नहीं बताया गया, किसी का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा दिया गया तो किसी का डिक्रीज कर दिया गया है। और ग्रुप डी में क्या कर दिया गया कि एग्ज़ाम डेट देने के बाद उसमें एग्ज़ाम का एक प्रक्रिया था केवल CBT 1, उसके बाद उसमें क्या कर दिया गया कि अब अचानक एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ये बोला गया कि अब इसमें CBT 2 होगी। तो हम लोग CBT 2 के लिए कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को? तो भैया ये समझाइए मुझे कि जो CBT 1 और 2 की बात कर रहे हैं, अब ये भैया मान लीजिए 10th पास है, आप ग्रेजुएट हैं, वो भी साइंस साइड से, ये मान लीजिए ज्योग्राफी से हो, कोई और किसी और चीज़ से हो मान लीजिए, तो ये जो 10th पास है इनका तो क्वालिफिकेशन कम है, आपका ज़्यादा है, तो फिर ये तो नहीं पास कर पाएंगे ना। आप ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे इनके आगे। वो तो सिलेबस सबका एक ही रहेगा, उसमें साइंस मैथ रीजनिंग सबके लिए इक्वल रहेगा, लेकिन बेशक जो इसमें यही हुआ है होगा वो ज़्यादा नंबर करेगा, वो ज़्यादा नंबर लाएगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। जी, यही। और हाई कितना भी हो, PhD वाले भी भर सकते हैं? PhD वाले भी भर सकते हैं, मैक्सिमम जो भी जितना भी क्वालिफिकेशन है। पता है कोई PhD वाला भरा हो ग्रुप डी? जी भरा है, IIT करके, IITI नहीं, IIT करके लड़का दानापुर में ग्रुप डी का नौकरी कर रहा है। वो इसलिए ना कि उसको नौकरी नहीं मिली प्राइवेट फील्ड में। लड़का ग्रुप डी में भरा है, टेक्निकल पोस्ट में, बीटेक किया हुआ है लड़का, सिविल से बीटेक किया हुआ। एक मेरा फ्रेंड है, एक इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ, वो लोग भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं। कहा कि इसमें जो है लाइफ एक सिक्योर हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जो है क्या कि उसको कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन सरकारी में है सिक्योर रहता है कि हटाया नहीं जाएगा, परमानेंट। या परिवार का दबाव होता है, या आप क्या सोच के आप लोग
ऐसे जगह आ जाते हैं जहाँ यही नहीं होता है कि वैकेंसी कब निकलेगी, नौकरी कब मिलेगी, कुछ नहीं पता है। बिहार में एक्चुअली क्या है मैम, यहाँ रोजगार नहीं है, काम नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में उतना रोजगार है नहीं, और प्राइवेट में ये भी गारंटी नहीं है कि आपको कितने दिन रोजगार मिलेगी। मनरेगा नरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है, 100 दिनों का। 100 दिन के बाद हम लोगों को काम नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी दिहाड़ी मजदूरी। हम लोग ग्रेजुएट हैं, पास हैं, ग्रेजुएशन पास करके हम लोग दिहाड़ी और मजदूरी कर रहे हैं, वो भी रोजगार की गारंटी नहीं है, तो हम लोग ऐसे में क्या करें। मुझे अब हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि नाराजगी इस बार क्या हुई है आप लोगों की, क्यों आप लोग नाराज हुए, क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ा? पेपर के लिए कुछ क्लियर नहीं था, इसलिए क्या नाराजगी थी आप लोग इस बार की? जी, इस बार की एनटीपीसी का बात करें तो उसमें कट ऑफ का। अच्छा, शुरू से बताइए कब निकला पेपर, पेपर के लिए कब डेट बताया गया, पेपर कब हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में बताइए। और फिर आप लोग नाराज क्यों हैं जब सरकार कह रही है कि नौकरी दे देंगे आप लोगों को? तब नौकरी देना सबसे बड़ी बात नहीं है, नौकरी दे ही नहीं रही है सरकार। 19 में फॉर्म आया है, उसके बाद अभी तक एग्जाम चला था 21 तक, 21 में एग्जाम हुआ उसका, अब जाकर के रिजल्ट आया तो उसमें धांधली इस प्रकार किया गया कि कट ऑफ 96 चला गया, 100 में 96, और किसी को नॉर्मल। इसका मतलब कोई तो बच्चा होगा ना जो वो उस सारे पेपर में 96 नंबर पाता है, यानी कि 34 नंबर नॉर्मलाइज किया गया। एक बच्चा मतलब? को नंबर बढ़ाया गया, नंबर बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाना? रेलवे बढ़ाया, यानी कि एक स्टूडेंट को 30, 32, 34 है ना नंबर तक बढ़ाया गया। जो कि इनका क्या फंडा है, क्यों दिया गया वो नंबर? नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है। डेट में जो है ना, किसी डेट में एग्जाम हार्ड रहता है। बताइए नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है मैम कि उसमें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में यदि एग्जाम का लेवल हल्का था तो उसको ये नॉर्मलाइज करके घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। लेकिन जिस शिफ्ट में क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में यदि क्वेश्चन का लेवल हार्ड है तो उसमें यदि कोई बच्चा 60 अटेम्प्ट किया है, और मैक्सिमम लड़के 60 अटेम्प्ट जो भी अटेम्प्ट किया है और नंबर आगे बढ़े उसको बढ़ा दिया जाता है। और यदि क्वेश्चन का लेवल हल्का रहता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ाया जाता है, 1-2 नंबर बढ़ाया जाता है। तो जिसको कठिन वाला पेपर मिलता है उसको और नंबर दिया जाता है क्योंकि उसने कठिन सॉल्व किया है, और जो नॉर्मल, जिनको नॉर्मल आसान वाला पेपर मिलता है उनको कोई नंबर नहीं बढ़ाया जाता। नंबर नहीं बढ़ाया जाता। इसमें स्टूडेंट का गलती कहाँ पे है? ये तो पेपर सेट करने वाले की गलती है। तो कोई 60 क्वेश्चन अगर बना रहा है, मान लीजिए आपको आसान वाला मिला और इनको कठिन वाला मिला, तो आप 60 क्वेश्चन सही करते हैं और ये 50 क्वेश्चन सही करके आते लेकिन वो हैं। भी तो क्लियर नहीं है कि किस डेट में कठिन प्रश्न था बोर्ड के हिसाब से, किस डेट में जी नहीं। प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, फर्स्ट शिफ्ट पता चलता है आप लोगों ये रिजल्ट आने के बाद जैसे पता चलेगा, इनका उसमें क्लियर रहता है। मान लीजिए ये 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, इनका नंबर आ गया 80, और हम भी 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन मेरा घट के 50 हो गया जा रहा है। तो इसमें घटाया भी जाता है। मेरा खुद घटाया गया है, 62 से 59 3 नंबर घटा दिया गया तो मेरा। ये कौन बनाता है पेपर की? एक कठिन बनाना है, एक आसान बनाना है, फिर रेलवे बोर्ड बनाती है क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड पर ही डिपेंड करता है, वही क्वेश्चन सेट करती है। एनटीपीसी हम लोग का एग्जाम कंडक्ट की थी, यही लोग बोर्ड। अच्छा ठीक है, तब 30 नंबर जोड़ दिया गया नॉर्मलाइजेशन के तहत। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही किसी का 96 हो गया। हाँ, और किसी का घटा दिया गया। तो जिनको घटा दिया गया 0.5 नंबर से, 0.2 नंबर से घटा दिया गया, तो उसमें निश्चित रूप से आक्रोश पैदा होगा कि इसका प्रक्रिया क्या है। हम भी उतना क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लड़के 74 भी लाए हैं, उनको नॉर्मलाइज करके 0 पॉइंट समथिंग बढ़ाया गया, और कोई लड़का 74 लाया है उसको बढ़ा करके 90 कर दिया गया है। दोनों का नंबर उतना ही है, 74 ही है, लेकिन एक को ये जब रिजल्ट आउट होता है तो ये बताया जाता है कि आपने इतना सॉल्व किया, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखा दिए जाते हैं। आपका रॉ मार्क्स अलग से बनता है ना, नॉर्मलाइजेशन के लिए कितना बढ़ाया गया है ये बताते हैं। हाँ, लेकिन कैसे बढ़ाए ये नहीं पता चलता। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, ये फॉर्मूला सार्वजनिक करना आप लोगों को नहीं पता है, टीचरों को पता है? टीचर को भी नहीं पता, किसी टीचर को भी नहीं पता है। नहीं, किसी भी यह समझ में ही नहीं आया कि मतलब किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करती है सरकार। का विरोध करते हैं, जो रेल मंत्री हैं वो भी है नॉर्मलाइज का विरोध करते हैं, फिर भी उनका भी बात कहाँ चल रहा है, तो हम लोग का क्या चलेगा? इसमें होता क्या है ना कि हम लोग समझ गई
एक दिन में कंडक्ट नहीं होती है, 2 दिन में कंडक्ट नहीं होती, 3 महीना 4 महीना हम लोग का एग्जाम चलता है। तो 3 महीना 4 महीने एग्जाम चलता है, उसमें कितना पेपर सेट होता है उस पर डिपेंड करता है। 1-2 दिन में कंडक्ट हो जाए तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये एक चीज समझ में आई, बड़ी अलग सी है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको निगल लेते हैं कि कोई पेपर सेट करता है और वही तय भी कर देता है कि पेपर कठिन है कि आसान है, फिर वो नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए इनका 96 आया है और इनका 70 आया है, अब इसके बाद क्या हुआ? एक बार पेपर हो चुका, इनका सिलेक्शन हो चुका है, ये CBT 2 में बैठेंगे और ये नहीं बैठेंगे, जबकि दोनों का नंबर उतना ही है। हाँ, नॉर्मलाइज करके इनका नॉर्मलाइज करके बढ़ाया। कॉलम होगा जिसमें आप 70 पाए थे, ये 70 पाए थे, फिर इनका बढ़ाकर 90 किया गया है और आप 70 पे रुके। 70 पे वो रुके। भी दिखाया जाएगा कि हम 30 नंबर है ना। तो आप लोग अपना रिजल्ट देख के आप लोगों को गुस्सा नहीं आता होगा कि यार ये भी मेरे ही बराबर नंबर पाया था, इसको क्या? उसी कारण से तो प्रोटेस्ट हुआ ना, उसी कारण से प्रोटेस्ट। एक्सक्यूज ये दिया गया ना कि आपका क्वेश्चन हल्का था और इनका क्वेश्चन टफ था, इन्होंने टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, इसलिए इनका बोनस के लिए इतना बोनस। और स्टूडेंट को 20 टाइम लेना था, 20 गुना जितना का वैकेंसी है, 35,000 का वैकेंसी था तो उसका 20 गुना को लेना था। मतलब जैसे एक पोस्ट है, 35,000 टोटल पोस्ट आए थे, तो रिजल्ट उनको 35 दूना 70 लगभग 7 लाख रिजल्ट देना था। 7 लाख रिजल्ट नहीं दिए हैं, कम रिजल्ट कम दिए। उन्होंने क्या किया? 3 गुना 4 गुना रिजल्ट दिए हैं। इसमें हुआ ये है कि एक लड़का को 5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। 5 पोस्ट के लिए ऐसे सिलेक्ट किया गया है कि एक लड़का का नंबर अधिक है, तो ये 5 भाग में डिवाइड किया गया है, वो 5 भाग के लिए इसलिए सिलेक्ट हो गया। सुनिए, मतलब मान लीजिए इनका 96 है, तो जो कॉलम होगा कि कौन सी नौकरी करना चाहते हैं आप, गिट्टी धोना चाहते हैं कि पटरी सही करना चाहते हैं, तो वो आप टिक लगा सकते हैं। देखिए, ये पहले एग्जाम होने के बाद में डिसाइड किया था कौन कौन सेक्टर में जाएगा। एक सरकार की है, पहले ही इसको लागू कर दिया, ये संभव है। जैसे इनका 96 नंबर है, इनका लेवल 2 में हो गया है, तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक आया, लेवल 6 है, तो ये सारे में एलिजिबल है, ये सारे पोस्ट में एग्जाम देंगे। अब गवर्नमेंट करेगा कि इनका जो 96 है ये सारे में एलिजिबल है, तो सारे पोस्ट का, अब ये सारे पोस्ट में से जो निकाल लें, हाँ सारे पोस्ट का ये एग्जाम अलग अलग देंगे, और जो निकल गया वो हो गया इनका। अलग अलग शहर में रहेगा, हो सकता है छूट भी सकता है, जैसे आज दे दिया, फिर कल दे देगा, मैंने आज पटना दिया, कल दे देगा मुंबई, यहाँ से संभव है जाना, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। मेन मुसीबत ही है। तो इसको मैं ऐसे भी समझूं कि मान लीजिए ये 6 पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, अब वो एक में ही इनको कहीं भी नौकरी मिलेगी, तो बाकी के 5 जो है वो खराब हो गए, 5 पोस्ट बेकार गए। वो कोई 5 बंदे हो सकते थे, उसमें जो नया हम लोग थे, जिनका नंबर कम था, वो सिलेक्ट हो सकता था, ये 70 वाले, ये 70 वाले का भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 20 टाइम जो 20 गुना लिया है स्टूडेंट को, इनका 5 पोस्ट में हो गया था, 5 में से किसी में भी ये दे सकते थे। काउंट किया, 5 बार काउंट किया गया और हमको एक बार भी नहीं काउंट किया गया, इसलिए कि मेरा नंबर थोड़ा सा कम था और इनका नॉर्मलाइज। ये नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता तो और बच्चे आगे कम्पिटिट करने पड़ेंगे, और बच्चे 3.5 लाख बच्चे और आगे कंपटीशन में भाग लेते। नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए मैम, हम सरकार से निवेदन करते हैं। आप लोगों की मांग यही है कि नॉर्मलाइजेशन हटा दें। रेल मंत्री भी इसी पक्ष में कि नॉर्मलाइज ना हो। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? एक नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए और फेयर एग्जाम लिया जाए हम लोगों का, डेडलाइन दिया जाए, और हम एग्जाम मतलब साफ सुथरी, इसमें सेटिंग गेटिंग बहुत होते हैं, माफिया बहुत घूमते हैं, और वो सब ये सब करते हुए पारदर्शिता पूरी तरीके से पारदर्शिता। देखिए मांगे क्या है आप लोग? देखिए, हमारी मांगे हैं सरकार से कि यदि आप 2000 ही वैकेंसी देना चाहते हैं साल में, तो उसका कैलेंडर जारी कीजिए। फर्स्ट मांग, कैलेंडर जारी कीजिए, इसका कब आप एग्ज़ाम लीजिएगा, कब उसका फिजिकल लीजिएगा, उस हर एक डेट का आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, कब क्या करना है। और हर एक साल कंटिन्यू आप बहाली निकालिए, 2000 काहे निकालिए, कंपटीशन होगा ठीक है, सब फॉर्म भरेगा, पैसा भी तो आपको आ रहा है फॉर्म भरने का। ऐसा नॉर्मलाइजेशन सुनिए ना, एक नॉर्मलाइजेशन हटा दे और एक साल में ये बता दे कि कितनी नौकरियां देना है। और जैसे 5 साल में 35,000 दिया है ना 5 साल के लिए, इसी को पर साल ले ले, उसको डिवाइड करके पर साल ले ले, चाहे 5,000 ले, 10,000 ही ले, लेकिन पर साल ले ना तो कंटिन्यू रहेगा। हम लोग का भी मनोबला बढ़ा रहा है कि हाँ मेरे दोस्त को, अब मेरा भी होगा। ऐसे नहीं पता, ग्रुप डी का जो CBT 2 जो है इसको हटा दिया जाए, चूँकि देखिए ग्रुप डी का जो है उसमें फिजिकल उसके बाद
बाद फिर ये तो आप शुरू में बताए, बोल रहे हैं जब गारा माटी ही ढोना है, जब गिट्टी ही ढोना है, पटरी ही सही करना है, झंडी ही दिखाना है, तो 2 बार पेपर किस बात का? उसमें जो है सिर्फ एक एग्जाम लिया जाए, उसमें सिर्फ एक एग्जाम लिया जाए, उसके बाद उसमें फिजिकल लिया जाए और इसमें और कुछ नहीं लिया जाए। क्योंकि आप उससे काम करवा रहे हैं हथौड़ा उथौड़ा उठा करके वहाँ पे पट्टी ठोकने का, और उससे जो आप IAS के तरह एग्जाम ले रहे हैं उस तरह का आदमी तैयारी करेगा तो एक अधिकारी बनेगा, ना कि गिट्टी टारने वाला बनेगा। आप एग्जाम ले रहे हैं अधिकारी बनने के लिए, काम करवा रहे हैं मजदूर वाला, क्या ये कहाँ तक उचित है? और सरकार जो भी वैकेंसी निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन और डेट फिक्स हो जाए, और CBT जैसे SSC कैलेंडर जारी करती है, SSC बैंकिंग कैलेंडर जारी करती है जी, एक साल में हम कब वैकेंसी कौन वैकेंसी देंगे, वैसे ही रेलवे कर दें। 3 मांग है जिसके लिए आप लोग सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब आप लोग लिख के देंगे आप लोगों से मांगेंगे। हाँ, मिल करेंगे हम लोग। देखिए बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए यहाँ पर आए थे, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था, तमाम न्यूज़ चैनलों पर चल रहा था। अब भैया ने कितने आसान तरीके से बताया कि जो ऊपर सीट्स पर बैठे हैं वो पेपर बनाते हैं और वो खुद ही तय कर देते हैं कि ये पेपर कठिन है, ये आसान है। तो ये भैया मान लीजिए 70 पाते हैं और ये 70 पाते हैं, जो पेपर तय किए हैं वो बता देते हैं कि ये पेपर इनको कठिन मिला था तो इनको एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा और इनका नंबर कम कर दिया जाएगा। और जब ये बच्चे जब रिजल्ट देखते हैं तो पता चलता है कि इनको भी 70 मिला था, ये कठिन वाला सॉल्व किए थे तो इनको बोनस नंबर मिल गया है। तो जो पेपर बनाते हैं वही तय भी करते हैं कि वो कठिन है या आसान। इसके अलावा इन बच्चों को ये नहीं पता है कि वैकेंसियाँ कब आएंगी, पेपर कब लिया जाएगा, इस तरह की तमाम समस्याएं। तो आप इन बच्चों को सुन रहे थे, मुझे लगता है अब आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि ये नाराज क्यों हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।